ईरान अमेरिका के बीच बातचीत फ्लॉप साबित हुई है। ट्रंप की धमकी से ईरान हुआ बरहम। बातचीत छोड़कर ईरानी अफसरान वहां से निकल गए। वेंस के साथ फोटो सेशन से भी इनकार कर दिया गया। अमेरिकी अफसर हालांकि इस बात को गलत बता रहे हैं। और हम चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कर्नल संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। डॉक्टर अजिताभ जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे कि हमने देखा कि बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इस बातचीत से स्विट्जरलैंड में जो बातचीत होगी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। लेबनान के मुद्दे पर फिर से मामला अटक गया है। जी जयरा जी, देखिए अमेरिका ने सरेंडर भी कर दिया है, ब्लंडर भी कर दिया है। एक तरह से कह लीजिए ईरान को तोहफा चांदी के प्लेट में प्रेजेंट कर दिया है, तो वार्ता फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वार्ता आगे बढ़ रही है। ऑलरेडी एक दिन की जो कह लीजिए 12 घंटे की मैराथन वार्ता हुई है और उसमें कई सारे अचीवमेंट मैं कहूंगा वो हो गया है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि लेबनान में भी जो युद्ध हो रहा है सीज फायर रहेगा, युद्ध रुकेगा। दूसरी तरफ ईरान पे जो सैंक्शन है वो भी हट गया है, उसको पैसा भी रिलीज होगा, उसका हर्जाना भी मिलेगा। हॉर्मुज में आवाजाही खुल रही है, खुली हुई है। ये सारे क्लेम कर रहे हैं। एक जो है हाई लेवल कमिटी भी बन गई है मॉनिटरिंग के लिए, न्यूक्लियर टॉक के लिए अलग अलग कमिटियां बन गई हैं। तो बीच में थोड़ी सी अड़चन आई थी, लेकिन अब रास्ता साफ है और दूसरे दिन की भी वार्ता कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना दिख रही है। जी बिल्कुल। अब आगे किस तरीके से बात बढ़ती है ये बहुत अहम यहाँ पर होगा देखना। कर्नल संजीत सिरोही जी, लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से धमकी दी है यहाँ पर, आपको लगता है कि ईरान इतनी आसानी से मानने वाला है? क्योंकि वॉकआउट कर दिया गया था ईरान अफसरान के जरिए बातचीत के बाद। देखिए ज़ारा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। जय हिंद। देखिए ये जो वार्ता चल रही है और जिस तरीके से वार्ता, अभी तो पहला दिन हुआ है, जिस तरीके से वार्ता चलेगी उसमें बहुत ही प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आएंगे। क्योंकि जो डील हुई है उसमें जो मेन पार्टी थी, लड़ाई जो है ईरान और इजराइल की थी और दोनों हितों की लड़ाई थी। इजराइल की जो ऑब्जेक्टिव थे उनको वो हासिल करना चाहता था, तो ये लड़ाई इजराइल और ईरान की थी। अमेरिका तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये लगा था कि जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है वो इजराइल के साथ मिलकर अटैक करेंगे, एक दो दिन में सत्ता पलट जाएगी और फिर जो है वाहवाही हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक और जो है विक्ट्री मिल जाएगी वेनेजुएला के बाद ईरान के ऊपर भी, और वो ताकि दुनिया को और अपने जो देशवासियों को दिखा पाएंगे कि मैं बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट हूं, देखो मैंने जो है ये अचीव कर लिया। लेकिन उनकी कैलकुलेशन फेल हो गई, मिसकैलकुलेशन हो गई। और जैसे पहले अजय सिंह ने बताया है कि वो जो है एक तरह का ब्लंडर था और वो इतना बड़ा ब्लंडर था कि उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनको सरेंडर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको देखिए अगर ये सारी चीजें, शर्तें अगर जिस हिसाब से चल रही है और जैसे वो बता रहे हैं कि अगर ये शर्तें, वैसे अभी इनके ऊपर कहा नहीं जा सकता, क्रेडिबिलिटी दोनों साइड की अभी डाउटफुल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थ्रेट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो है एक तरफ तो डिप्लोमेसी भी चाहते हैं, डिप्लोमेसी में आप थ्रेट नहीं कर सकते। आप जिसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं उसी को आप बार बार थ्रेट करे जा रहे हो कि हम लेबनान पे हमला करेंगे, फिर आप ये भी चाहते हो कि पीस डील भी हो जाए, कि दो चीजें इकट्ठी नहीं चलती। और उसके जवाब में ईरान ने जो बोला है कि ये भी मान लिया, ये दोनों रेटोरिक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर वो थ्रेट करके कर रहे हैं। और ईरान वाले स्मार्ट हैं, वो थ्रेट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जो वो चाहते हैं उनको पूरा मनवाना चाहते हैं। और इनकी वजह से अगर आप देखो सैंक्शन उनके ऊपर से हट जाएंगी, जो उनके फ्रोजन एसेट्स है वो भी $24 बिलियन वो भी जो है उनको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, वो तो पहले भी खुली हुई थी, अगर लड़ाई ना होती तो और अच्छा रहता। पूरी दुनिया में जो है आवाजाही वहां पे आराम से चल रही थी, वो भी एक मुश्किल में डाल दिया है। उसके बाद $300 बिलियन का जो कह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन प्लान होगा, तो ये सारी चीजें अगर मानी जाती है तो इसमें जीत तो जो है ईरान की है। लेकिन इसमें जो मेन जो प्लेयर था इजराइल था, उसको आपने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। इजराइल को जिस मकसद से इजराइल
हमास के ऊपर हमला कर रहा था, उसी मकसद से हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर रहा था, ताकि आने वाले समय में ये दोनों थ्रेट खत्म हो जाए, इनको डेसिमेट किया जाए। वो चीजें जो है इजराइल को हासिल नहीं हुई है। तो मुझे लगता है ये डील कितनी भी होती जाए, लेकिन ये जब तक इजराइल को नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं लाएंगे, जब तक इजराइल के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक ये नेगोशिएशन चलती रहेंगी और इनके कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। दायरा जी, लेकिन इजराइल के हितों का ध्यान रखना ईरान को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। यहाँ पर डॉक्टर अजिताभ जी, आपको लगता है कि अगर इजराइल के हिसाब से अगर चीजें सोची जाएंगी तो कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि ईरान तो अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि उसे अटैक नहीं चाहिए, लेबनान पर तो नहीं चाहिए, और शुरुआत से ही उसकी ये शर्त एकदम टॉप शर्तों में से एक है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, यही अंतर है दोनों के अप्रोच में। एक तरफ ईरान की दाद देनी होगी कि वो अपने पार्टनर, भले ही हिजबुल्लाह को 28 से ज्यादा देशों ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, उसके जो मिलिट्री विंग है उसको अरब लीग और जीसीसी के कंट्रीज ने भी बैन किया हुआ है, फिर भी ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। और हिजबुल्लाह, यहाँ ध्यान देने की बात है, वो एक सॉवरेन, एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। संप्रभु राष्ट्र तो लेबनान है, हिजबुल्लाह इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। फिर भी ईरान अपने पार्टनर, अपने प्रॉक्सी कह लीजिए, हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। ये ईरान की बहुत बड़ी बात हुई और उसको छोड़ नहीं रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की देखिए हार, मैं कहूंगा कि उसका एकमात्र जो मतलब पार्टनर कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, वफादार कह लीजिए, इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में जो है उसका उसने साथ छोड़ दिया है। इजराइल को एक तरह से ठगा सा महसूस कर रहा है वो, क्योंकि अमेरिका ने ना उससे कंसल्ट किया सीज फायर में, ना एमओयू साइन करने में कोई प्रॉपर उससे कंसल्टेशन हुई। तो इससे निश्चित रूप से इजराइल तो मानेगा नहीं, लेकिन चूंकि ईरान अभी अमेरिका को मनवाने में सफल रहा है, इसलिए उसकी एक तरह से कह लीजिए जीत कह लीजिए या एडवांटेज कह लीजिए, वो स्थिति में है। लेकिन हॉर्मुज को फिर भी वो बनाए रखेगा कंट्रोल। दबाव और कूटनीति की राजनीति चलती रहेगी, ट्रंप भी कोशिश करेंगे। और मुझे खतरा इस बात का है कि ट्रंप की चूंकि बहुत आलोचना उनके घर में हो रही है, अमेरिका में हो रही है और देश विदेश में भी इस तरह की बातें हो रही है, तो कहीं उस दबाव में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके ट्रंप वापस न चले जाए अपने बातों से और इजराइल के पे ठिकरा बनो एक तरह से मढ़ के इस डील को, इस एमओयू को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि उन पे भरोसा न ईरान का है न दुनिया का रह गया है कि वो कभी भी बात से पलट जाते हैं। जी बिल्कुल। संजीत सिरोही जी, अभी देखिए शुरुआत हुई है बातचीत की स्विट्जरलैंड में, लेकिन जिस तरह से रुख यहाँ पर ईरान और अमेरिका का दोनों को देखने को मिला है, तो आने वाली जो बातचीत होगी, दूसरे फेजेस की जो बातचीत होगी, आपको लगता है कि वो जल्द हो पाएगी? जिस तरह से ईरान ने तो वॉकआउट कर दिया था वहां से और फोटो खिंचवाने से भी मना कर दिया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। देखिए जायरा जी, मैं अपनी बात को, वही बात को मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूं कि ईरान इजराइल जो है, ईरान और इजराइल के बीच में दोनों का मतभेद बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी है कि वो जो उनको ये जो अपने डील करना है, उनकी मजबूरी बन चुकी, क्योंकि उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, इसलिए वो चाहते हैं डील हो जाए। लेकिन इस डील को इजराइल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चाहे 60 दिन की जगह आप 160 दिन भी बात करते रहेंगे, अगर इजराइल को नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं लाएंगे, अगर इजराइल को कॉन्फिडेंस में डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं लाएंगे, अगर इजराइल के हितों को जो है सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, ये डील, अगर मैं कह रहा हूं अगर आप मान भी लिया जाए 1% की जी पीस डील हो भी जाती है, इजराइल विल नेवर एक्सेप्ट इट और ये लड़ाई जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। अब ये कह रहे हैं कि जी लेबनान पे जो हिजबुल्लाह का हमला कर रहा है, तो लड़ाई तो हिजबुल्लाह ने शुरू करी थी, जो है 2 मार्च को या 3 मार्च को इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला नहीं किया था। उस समय हिजबुल्लाह ने अपने ईरान के जो उनके सपोर्टर हैं उनको जो है उनकी मदद करने के लिए इजराइल के ऊपर हमला किया। तो अगर हिजबुल्लाह लड़ाई बंद कर देते हैं, वो इजराइल के ऊपर हमला नहीं करते हैं, तो इजराइल भी शायद हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान की एक और शर्त है कि इजराइल को जो सदर्न लेबनान में इजराइल ने कब्जा कर रखा है,
वो उसको भी छोड़ दे। और मैं बता रहा हूं इजराइल कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इस डील का चाहिए कितने दिन चलती रहे, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जब तक इजराइल इसके उनके कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे इजराइल को, तब तक ये डील कामयाब नहीं होती है। अगर हो भी जाती है 6 महीने साल में जो है दोबारा फिर से लड़ाई होने के चांसेस। लेकिन कॉन्फिडेंस में कैसे इजराइल को लिया जा सकता है, ये किस तरीके से हम समझे, क्योंकि वो तो अपनी बात पर अड़ा हुआ है इजराइल यहाँ पर, और अमेरिका के दबाव में भी नहीं आ रहा है, या फिर सिर्फ अमेरिका दिखाने के लिए ही दबाव बना रहा है उस पर? देखिए, जहां तक ताल्लुक है, लोगों के मन में ये शंका है कि शायद इजराइल और अमेरिका की आपस में जो है थोड़ी अनबन हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं इजराइल और अमेरिका की कोई अनबन नहीं है। ठीक है, हो सकता है कई चीजें दिखाने के लिए हो सकता है उनकी बातचीत में थोड़ा मतभेद आया हो, लेकिन अमेरिका इजराइल को कभी नहीं छोड़ेगा और इजराइल अमेरिका को कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो है, जो ये हुआ है पूरा का पूरा जो रायता फैलाया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इस रायतों को अगर उन्होंने संभालना है तो इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ बात करनी पड़ेगी। और ईरान और इजराइल मेन एक्टर होने चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब मेन एक्टर नहीं होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रॉब्लम यह है कि वो जो भी काम करते हैं वो गैलरी के लिए खेलते हैं, ताकि गैलरी में लोग उनके ऊपर ताली बजा सके। लेकिन बदकिस्मती से उनके ऊपर ताली, उनकी विक्ट्री के लिए ताली बजाने के लिए अब वो इतनी क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है कि उनको पता नहीं लग रहा है कि डील करें या जो हमला करें। कभी कहते हैं हम डील करेंगे, 1-2 घंटे बाद बोलते हैं कि हम दोबारा हमला करेंगे। तो इसलिए एक ट्रस्ट डेफिशिएंट है ईरान और अमेरिका के बीच में। और ये इसलिए आप देखोगे कि कल बातचीत हुई, उसके बाद फोटो सेशन के लिए मना कर दिया। ईरान के जो डेलीगेशन था वो वॉकआउट कर गया। जेडी वैंस साहब वहां पे रुके हुए हैं, ईरानियन भी रुके हुए हैं। तो ये आप देखें, ये बड़ा पेचीदा काम है, और ये पेचीदा किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा उसका एक ही तरीका है कि इजराइल और ईरान को आपस में बैठ के आमने सामने, क्योंकि प्रॉब्लम इजराइल और ईरान की, अमेरिका की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इन दोनों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए, तभी इसका कोई हल निकल सकता है। जी ठीक है। डॉक्टर अजिताभ जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इजराइल और ईरान आपस में बात करें यहाँ पर? क्या जब अगले मरहले की मीटिंग होती है तो इजराइल का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद रह सकता है? कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो ये एमओयू साइन हुआ है उस पे ना तो इजराइल उसमें पार्टी है, सिग्नेटरी है, ना हिजबुल्ला है, ना लेबनान है, और ना ही गल्फ के कंट्रीज हैं। तो ऐसे में जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनको अगर विश्वास में नहीं लिया जाएगा, उनको अगर अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, तो ये कितना टिकेगा समझौता, ये एक क्वेश्चन मार्क तो है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, हिजबुल्ला एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो एक राष्ट्र नहीं है, लेबनान देश है। और लेबनान के राष्ट्रपति कई बार ये बयान दे चुके हैं कि ईरान को लेबनान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ईरान को इससे बाज आना चाहिए। फिर भी ईरान हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, फंड करता है, आर्म्स देता है, और इसकी वजह से हिजबुल्ला टिका हुआ है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रिजोल्यूशन था, उसमें यह कहा गया था कि हिजबुल्ला को डिसआर्म किया जाएगा, डीवेपनाइज किया जाएगा, उसको सरेंडर करना होगा। लेकिन हिजबुल्ला ईरान की वजह से अभी भी टिका हुआ है, और सारे फसाद की जड़ मैं कहूंगा वहीं पे है। ऐसे में इजराइल मानेगा नहीं, और अब तो उसने बढ़त भी बना के रखी हुई है जो लेबनान में, वो छोड़ने को तैयार इतनी आसानी से नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, वो ईरान और हॉर्मुज के वास्ते जो हैं, या गल्फ के देशों का और ईरान के बीच जो मुद्दे हैं, उससे बढ़ के वो लेबनान पे अटका हुआ है, जबकि उसको ज्यादातर उसकी मांगों को मान लिया गया है। मुझे लगता है ये वॉर तो होना ही नहीं चाहिए था। जब ओमान के विदेश मंत्री ने 27 फरवरी को जो वॉर शुरू हुआ उसके एक दिन पहले कहा था कि ईरान तो तैयार है, ईरान तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, सिर्फ इनरिचमेंट पे मामला था कि यूरेनियम इनरिचमेंट वो नहीं रोकेगा। देखिए, अभी भी वही बातें चल रही है। तो अगर इनरिचमेंट कंटिन्यू करेगा, और एनपीटी जो परमाणु अप्रसार संधि है जिसका सिग्नेटरी है ईरान, वो उसको अधिकार देता है शांतिपूर्ण यूज के लिए, वो न्यूक्लियर इनरीच कर सकता है। अमेरिका उसको चाहता नहीं था।
अब अमेरिका झुक रहा है, अब उस पर बातचीत हो रही है। तो फिर ये तो युद्ध की बात ही नहीं थी, ये युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप की जिद की वजह से, अहंकार की वजह से ये युद्ध हुआ और उसका परिणाम पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट, आर्थिक महामारी के रूप में देखना पड़ा है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया पर इसका खासा बुरा असर होता हुआ दिख रहा है और इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं किस तरह से हालात बने हुए हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कर्नल संजीत सिरोही जी, ऐसे में क्या लग रहा है, किसी मीडिएटर के जरिए बात बन सकती है क्या? उम्मीद की जा रही थी कि इस मीटिंग में शायद ईरान और अमेरिका आपस में बात करके थोड़ा एक पीछे हटे, थोड़ा एक आगे बढ़े, इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है और विफल रही है ये बातचीत, फेल साबित हुई है। अब ये नहीं पता कि अगले मरहले की बातचीत कब तक होगी, क्योंकि दुनिया पर असर पड़ रहा है इस चीज का। तो कोई और क्या मीडिएट कर सकता है इस बातचीत को, इस बैठक को? देखिए ज़हरा जी, मीडिएटर को एक्चुअली देखा जाए तो मीडिएटर इसमें कतर है। अब पाकिस्तान का रोल अगर आप देखें, पाकिस्तान का रोल सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रोल है, अदरवाइज पाकिस्तान एक मैसेंजर का काम कर रहा था। एक दूसरे की जो शर्तें थी वो एक दूसरे से एक्सचेंज करा रहा था। अदरवाइज देखा जाए तो मेन काम कतर का है, ओमान का था, कतर का था। इन लोगों ने पिछले साल भी जब लड़ाई हुई थी उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद जो है इस बारी भी 27 तारीख को, जैसे पहले साहब बोल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी, बातचीत हो गई थी। ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे रोक लगाने के लिए तैयार था, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी मना कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये लगा कि ये जो है एक पका हुआ फ्रूट है वेनेजुएला की तरह, इसको जो है 48 घंटे में, 72 घंटे में हमला करेंगे, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई नया जो है वहां का प्रेसिडेंट हम बना देंगे और हम जो है पूरी दुनिया में मेरी वाहवाह हो जाएगी। वो वाहवाह उनकी नहीं हुई, बल्कि उल्टा पड़ गया। और उल्टा इस तरीके से पड़ा है कि आप जितनी भी जो 14 पॉइंट है जिनके ऊपर एग्रीमेंट हुआ, उसमें सारे पॉइंट अगर देखे जाए तो वो सारे के सारे ईरान के फेवर में, अमेरिका के फेवर में कोई नहीं है, जो है इजराइल के फेवर में कोई नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो एनरिचमेंट है वो एनरिचमेंट को जो अगर डाइल्यूट किया जाएगा वो ईरान में किया जाएगा, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर किया जाएगा। ये जो प्रॉक्सीज है इनको डिस्कस नहीं किया जाए। लड़ाई जो मेन लड़ाई थी वो प्रॉक्सीज की वजह से थी। हिजबुल्लाह ने हमास ने 7 अक्टूबर के हमला किया, उस पे इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया, उसके बाद हिजबुल्लाह ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया। अगर ये प्रॉक्सीज को ईरान कंट्रोल कर लेता और इजराइल को खतरा नहीं दिखता तो इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करता। लेकिन ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को कंट्रोल नहीं किया। हमास बिल्कुल अभी चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन हमास 2-3 साल में आप देखेंगे अगर ईरान की सपोर्ट रही तो हमास दोबारा आएगा। और ईरान के तो वहां के जो IRGC के कमांडर उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हम हमास को दोबारा रिवाइव करेंगे। तो जब तक ईरान अपनी प्रॉक्सीज को कंट्रोल नहीं करेगा, जो कि इस शर्त में इन 14 पॉइंट में है भी नहीं, तो तब तक इजराइल के साथ जो है इजराइल इस संधि को कभी नहीं मानेगा। और ये जो है नेगोशिएटर चाहे कोई भी आ जाए, ये इतना पेचीदा गेम है कि इसको सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसी तरीके से जो है थ्रेट करते रहे ईरान को, कभी लेबनान को, कभी ईरान को, तो ये वार्ता तो शायद होती रहेगी, क्योंकि JD वैंस साहब चाहते हैं कि ये वार्ता चलती रहे और किसी तरीके से समझौता हो जाए। अदरवाइज ये समझौता नहीं होगा। ज़ाहिरा जी, बिल्कुल, ट्रंप जिस तरीके से यहाँ धमकी दे रहे हैं और ईरान का मानना तो ऐसे में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। डॉक्टर अजिताभ जी, कहीं ना कहीं ट्रंप को भी अपने रुख में बदलाव करना होगा, क्योंकि ईरान बातचीत के लिए आता है लेकिन ट्रंप इस तरीके से धमकी देने लगते हैं और ईरान भी किसी से दबने वालों में से नहीं है, तो मामला यहाँ पर खराब हो जाता है। तो दोनों ही मुल्कों को यहाँ पे समझनी होगी ये बात। देखिए, वही मैं कहा ना कि अंडरस्टैंडिंग का अभाव है। भरोसा अमेरिका पे कैसे करे, ईरान भी अमेरिका पे कैसे करेगा जब ईरान को बातचीत के बीच में उस पे अटैक किया गया, उसके बड़े लीडरान को मार दिया गया, उसके कमांडर्स को मार दिया गया। जहां तक पाकिस्तान के रोल की बात है तो मैं बताऊं, पाकिस्तान में तो एक तरह से निराशा छाई हुई है, उसकी सेना में, उसके मीडिया कर्मियों में, उसके एक्सपर्ट जो कहते हैं उनमें, क्योंकि पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि इस्लामाबाद में बात होगी। ईरान और कतर के बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। ईरान और कतर ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया
और बातचीत को लेके चले गए वो स्विट्जरलैंड में भी जहां बातचीत हो रही है वो बेसिकली कतर का ही वो फार्म हाउस जो कह लीजिए रिजॉर्ट है वो कतर का है। कतर, इसलिए कतर को पूरी क्रेडिट मिल रही है। कतर ही मध्यस्थ पहले भी था, अभी भी है। पाकिस्तान ने आइस ब्रेकर का काम किया, उसकी मजबूरियां थी और उसके ताल्लुकात थे, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन पाकिस्तान का रोल नेग्लिजिबल हो गया और ये खुद उसके जो बहुत बड़े एक सेना के सपोर्टर और मीडिया कर्मी है नजम सेठी जी, उनका गुस्सा इस पे फूट पड़ा। वो तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया गया, अब कतर और ईरान आपस में मिल गए। तो एक तो यहाँ पे एक्सपेक्ट, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ईरान बढ़त बनाए हुए है और अपने ज्यादातर जो इसके इश्यूज हैं उस पे ऑलमोस्ट अमेरिका को उसने तैयार कर लिया है। इजराइल की अनदेखी हुई है। लेकिन ट्रंप जो जिस तरह के कह लीजिए ना कि मुडियल जो है वो, और उसकी वजह से कब वो पलट जाएंगे ये कहना मुश्किल है। इसलिए ईरान ने कल जो थोड़ी देर के लिए बायकॉट किया, खींचतान हो चलती रहेगी, क्योंकि ये भरोसे की कमी की वजह से कभी भी पलटी मारी जा सकती है और ईरान इससे सतर्क है, इसलिए फूक फूक के कदम रख रहा है। लेकिन जो मेडिएटर कतर है और पाकिस्तान को भी मैं कहूंगा उनकी भी पेशेंस की दाद देनी होगी कि किसी तरह उन्होंने अभी भी बना के रखा हुआ है और बातचीत चल रही है, बातचीत आगे भी चलेगी। कहां तक ये पहुंचेगी इतना आसान नहीं है। पिछला जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था वो 597 दिन लगे थे उस एग्रीमेंट को पहुंचने में, और यहां उससे कह लीजिए 60 दिन में, कहां 600 दिन लगा था और कहां 60 दिन में ये चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट हो जाए। तो इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं है। अभी कई मरहले की बातचीत होगी और तब देखना होगा किस तरीके से जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो पाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।